वॉइस प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या थी, क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी। कोई बात नहीं है, अब चीज़ें सही कर ली गई हैं। तो फिर से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके थे, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। फिर से बता देते हैं। प्रश्न था, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही करता है, उत्पादकता में वृद्धि भी करता है, कुशलता का विकास भी। तो ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो ये वॉइस प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गई है, कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117 है। ठीक है, तो बताएंगे आप सभी लोग इसका सही आंसर क्या होगा। ये हम करा दिए थे, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आप लोग शायद नहीं कर पाए होंगे। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? तो ये जो है अनुच्छेद 112 बात करता है वार्षिक वित्त विवरण के बारे में। ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण के बारे में बात करता है। देखिए अनुच्छेद 72 दे रखा है, तो अनुच्छेद 72 में क्या चीजें दे रखी हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है इसमें। क्षमादान की शक्ति इसमें दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, आर्टिकल 88 क्या दे रखा है? आर्टिकल 88 के बारे में क्या चीज़ है, बताएंगे आप सभी लोग। तो आर्टिकल 88 आप कहेंगे कि ये जो है आपके जो संसद के जो सदस्य वगैरह होते हैं, ठीक है, संसद के जो सदस्य होते हैं सदनों में, मंत्रियों के अधिकारों से संबंधित है। तो ये आपका मंत्रियों के अधिकारों से, मंत्रियों के अधिकार हैं इसमें। ठीक है, सदनों में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है, ये आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, एक बार बता दीजिएगा जो भी लोग लाइव जुड़ गया हूँ फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? वित्त आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, नीति आयोग है, कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार? ठीक है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, बताएंगे आप सभी लोग। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्राधिकरण है, मतलब मौद्रिक नीति कौन बनाता है, प्रश्न ये है। मौद्रिक नीति जो बनाता होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ऑप्शन है वित्त आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, नीति आयोग है, और वित्त मंत्रालय भारत सरकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर इसका बी। भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है आपका नीति निर्धारण करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह तय करता है। अगर मान लीजिए क्या नाम है, मार्केट में अगर पैसे का प्रवाह ज़्यादा हो गया है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर मौद्रिक नीति जो है तैयार करता है। कौन करता है? तो आरबीआई करता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और इसकी निगरानी भी वही करता है, ठीक है, बनाता भी है, निगरानी भी करता है, ठीक है। इसीलिए आरबीआई को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कहा जाता है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी लोगों को पता है। ये जो आपका है, ये केंद्रीय बैंक है, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो बैंकों को भी ये ऋण देता है। तो ये आपका केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताएं किसी को पता हो तो। केंद्रीय बैंक है, इसे हम लोग कहते हैं बैंकों बैंकों का बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। जितने भी एटीएम हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको कौन जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, की भारतीय रिजर्व बैंक? ठीक है, बताएंगे आप सभी लोग। भारतीय बैंक एसोसिएशन, की राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, की भारतीय रिजर्व बैंक? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीसीआई लिख के आएगा, ठीक है, एन पीसीआई, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के सभी एटीएम को ये जोड़ता है, इसका काम है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं हम लोग। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष 1907, 1945, 1951 के 1960 है। देखिए टेल्को को अब जो है
2003 में इसका नाम बदल दिया गया टेल्को का, ठीक है। अब इसे हम लोग जानते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में की गई थी। और टेल्को का प्रारंभिक जो उत्पाद था वो बॉयलर था, ध्यान रखेंगे। और टेल्को जो है लोकोमोटिव का मुख्य निर्यातक देश ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन के साथ ही निर्यात करता था। इसका मुख्य निर्यातक देश कौन सा था? ब्रिटेन था। 1945 ऑप्शन सही हो जाएगा, 2003 में नाम बदल दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों और औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? 2012, 2015, 2016 या 2020 में? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे आप लोग। सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? तो देखिए कितने एसटीजी गोल्स हैं, तो आप लोग कहेंगे सतत विकास लक्ष्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसटीजी, ठीक है, एसटीजी। तो कितने एसटीजी गोल हैं? तो 17 एसटीजी गोल हैं, 17 एसटीजी गोल हैं, ठीक है। और इसको जो है पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि 25 सितंबर 25 सितंबर 2015 को, ठीक है, 17 जो है सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, ठीक है। और ये जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जनवरी 2016 से ये प्रभावी या लागू हुआ था। और एक चीज़ जाने रही है, इसमें 2030 जो है तक का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक का लक्ष्य है। लक्ष्य में क्या है? गरीबी खत्म करना, ठीक है, गरीबी, ये प्रश्न बनता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गरीबी खत्म करना, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आपका ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करना। तो ये तीनों पॉइंट है, लेकिन पूछता ज़्यादा है गरीबी खत्म करना। इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो 2030 ईयर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किस चीज की गारंटी दी गई है? शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों का रोजगार या समानता का अधिकार? तो आप सभी लोग कहेंगे 23 और 24 में जो दिया हुआ है ये आपका है स्वतंत्र, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के खिलाफ अधिकार, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए 23 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 23 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 23 में बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए कि इसके द्वारा जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। तो मानव तस्करी रोकने का प्रावधान इसमें है, मानव तस्करी और जबरन श्रम, जबरन श्रम, ठीक है। और 24 में क्या दे रखा है, 24 के बारे में भी जान लीजिए। इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको कारखानों या दुकानों पे काम पे नहीं लगाया जा सकता है। कुछ अपवाद है, जैसे मान लीजिए बाल कलाकार वगैरह हैं, उसमें ये लोग काम कर सकते हैं, बाल कलाकार में कर सकते हैं। घरेलू काम में आप इन्हें लगा सकते हैं, घरेलू कार्य में ध्यान देंगे, बाकी और आप इन्हें नहीं यूज कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? डेटाबेस पर, एड्रेस लाइंस पर, डिस्क स्पेस पर, उपयुक्त सभी। देखिए एक आध प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं, एक दो प्रश्न, तो ध्यान रखिए, क्योंकि पैटर्न जो है अभी इधर हाल ही में एक दो एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं मेंशन किया गया है लेकिन उसमें पूछा गया है। तो एक दो प्रश्न आप लोग तैयार करते चलिएगा, थोड़ा सा हल्का सा आप लोग को आइडिया रहना चाहिए कि अगर प्रश्न आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। तो वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? डेटाबेस पर है, एड्रेस लाइंस पर है, डिस्क स्पेस पर है या उपयुक्त सभी पे है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा एड्रेस लाइंस पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, एड्रेस लाइंस पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? झांसी है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली दे रखा है, बताएंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसे जो है हम लोग ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। कौन सा जिला है बताइए आप लोग? इसे हम लोग ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। प्रश्न बना है ये
कि निम्न में से किसे ऊर्जा राजधानी का, तो उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कौन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र है। अभी एक पेपर यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, उसमें भर भर के सोनभद्र से प्रश्न पूछे गए थे। तो सोनभद्र के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, खनिज संसाधन और औद्योगिक विकास तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सोनभद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सोनभद्र काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। सोनभद्र से जो भी प्रश्न होंगे, हम तो खैर करा ही रहे हैं लगातार, आप लोग भी थोड़ा सा एक निगाह डाल लीजिएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और धौलावीरा है। तो हड़प्पा काल का कौन सा पूरा स्थल है बताइए, तीनों भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा वह जो है नगर है जो तीनों भागों में विभाजित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, धौलावीरा की जो है खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज आप लोग कहेंगे 1960 1967 68 में। किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से जो है विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक चीज जान लीजिए धौलावीरा के बारे में, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। और ये जो है मध्य स्थित द्वीप जो है खादिर में स्थित है। तो एक खादिर द्वीप है, मध्य स्थित द्वीप जो है खादिर है, यहीं पे ये अवस्थित है। चलिए, तो खादिर आ जाएगा, कच्छ के रण आ जाए, गुजरात आ जाए, तो आप टिक कर दीजिएगा। बाकी ईयर पूछ ले तो ईयर बता दीजिएगा, किसने खोज की ये बता दीजिएगा। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी चलते हैं आगे हम लोग। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता के बारे में बताना है। इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इब्राहिम लोदी है या अकबर? किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो है, पहली बात जान लीजिए कि 1313 ईस्वी में, 1313 सॉरी 1333 ईस्वी में, 1333 इसका है। तो ये जो है आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, 1333 ईस्वी है, इस समय ये भारत आया था। अच्छा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ जाने रहिए, ये आया कहाँ से था? तो ये जो है निवासी कहाँ का था? तो ये जो है मोरक्को का निवासी था। ये कहाँ है मोरक्को? तो मोरक्को आपका उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, एक प्रश्न ये बन जाता है। और इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मूल नाम आप बता दीजिए। शेख फतह अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला। ठीक है, और या देखिए एक बार और पूछा गया ऑप्शन में, शेख फतह अबू अब्दुल्ला नहीं दिया था, उसमें ऑप्शन में क्या दिया? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। ठीक है, तो इसका एक नाम और भी है, चाहे ये बोलिए या, और प्रश्न में आया कि लिख दे रहे हैं अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इसे जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि 1342 ईस्वी की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भेजा था। तो प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बना के चीन भेजा था? तो आप कहेंगे इब्न बतूता को। ठीक है, राजदूत बनाया था। कहाँ भेजा? चीन भेजा। अच्छा, एक एक प्रश्न और बनता है कि अपना यात्रा वृत्तांत जो है किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था? उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ को हम लोग रहला कहते हैं।
तो रेहला जो है किसकी ग्रंथ है, तो इब्न बतूता की ग्रंथ है। तो अपने यात्रा वृत्तांत को इसी में लिखा था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे और आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जाता है? शिपिंग है, रेलवे है, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। रेलवे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और भारत में रेलवे सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो डेट है 16 अप्रैल 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे। और डलहौजी का शासनकाल था, डलहौजी। अच्छा, डलहौजी भारत में कब से कब तक रहा? तो 1948 से 56 तक रहा। 1948 से 56 तक रहा। इसी के शासनकाल में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो पहला रेलवे था वो जो है कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो बम्बई से कहाँ तक? थाने के बीच चलाया गया था, थाने। और इसकी जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे। ठीक है, योजनाओं में से एक माना जाता है तो रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योजना है। आगे देखेंगे हम लोग, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह के बारे में आप लोग स्टोरी जानते ही हैं कि क्या हुआ था। हुआ ये था कि तो सैनिक जो राइफल प्रयोग करते थे, ब्राउन बैस, तो उस ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया, जिसमें क्या था, कारतूसों को लगाने से पूर्व जो है दांत से खींचना पड़ता था, उसके बाद जो खींच के वो लोग फिर जो है कारतूस को लगाते थे। ठीक है, लेकिन कहा गया कि कारतूसों में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे वो भड़क उठे, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत होती है। तो ये बात 1857 की है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टोरी आप लोग जान गए और आप लोग खैर जानते भी होंगे इसके बारे में, काफ़ी प्रचलित स्टोरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस मुस्लिम ने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी, मौलाना आज़ाद ने, कि लियाकत अली खान ने? आपको हम बता दें कि कांग्रेस की, ठीक है, ये कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो डेट है आपका 28 दिसंबर का, 28 दिसंबर 1885 को। एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम ने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन था वो होता है कहाँ पे? तो बम्बई में होता है। ठीक है, व्योमेश बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इसके बाद 1887 में, 1887 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है मद्रास में, मद्रास में। ये जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में ही होता है। ये 87 वाला जो मद्रास में होता है, इसी में आपके बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये पहले मुस्लिम जो है, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो पहला अधिवेशन था इसमें आपका व्योमेश बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे भारत में त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ देखा जाता है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भी हैं हमारे संविधान में, लेकिन सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, हमारा जो भारत का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा एक स्वतंत्र राज्य था, इसको जो है भारत में मिलाया गया। मिलाने के बाद जो है क्या होता है कि सन जो है 1 जुलाई 1963 की बात है। ठीक है, याद रखेंगे आप सब लोग, 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा को क्या किया जाता है? तो त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो है 21 जनवरी की डेट आती है, 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है,
पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। और त्रिपुरा की जो राजधानी है क्या है, राजधानी, तो राजधानी आप कहेंगे अगरतला है, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजनों के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46 है, ठीक है। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसको पता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजनों के लिए निर्देशित करता है? तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद जो है 40 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 40 में क्या दे रखा है? तो 40 में दिया हुआ ग्राम पंचायतों का प्रावधान दे रखा है। इसमें अनुच्छेद 38 जो दे रखा है सबसे ऊपर जो दिया है, इसमें राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो इसमें है राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ध्यान रखेंगे। ये ऐसे पूछता है मैच द फॉलोइंग में, ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है, ठीक है। और 46 में क्या दे रखा है? तो 46 में दिया हुआ है समाज के कमजोर वर्ग, जैसे मान लीजिए SC ST हैं, SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है जो ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, अगर ग्रहों के आकार में घटते क्रम में बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो ग्रह आता है उसका नाम है बृहस्पति। दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसका नाम है शनि। तीसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसे हम लोग बोलते हैं अरुण, इंग्लिश में से बोलते हैं यूरेनस, यूरेनस बोलते हैं। चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है उसे बोलते हैं वरुण, इसे हम लोग बोलते हैं नेपच्यून। पांचवें नंबर पे जो ग्रह आता है इसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, अपना पृथ्वी। छठे नंबर पे जो ग्रह आता है पृथ्वी के बाद आपका शुक्र आता है। सातवें नंबर पे आपका आता है मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है बुध, बुध, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरीके से देखिए तो आपको दिख रहा होगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध जो है ये सीक्वेंस बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सारे में मंगल के बाद पृथ्वी दिया है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के बाद जो है मंगल आता है, और दूसरे में बृहस्पति के बाद शुक्र दे रखा है, तो शुक्र आपका गलत हो जाएगा। फिर शनि है, क्योंकि बृहस्पति के बाद शनि आता है, शुक्र नहीं आएगा, यहाँ गलत हो गया। शनि के बाद बृहस्पति नहीं, बृहस्पति के बाद शनि आता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ग्रेनाड स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में, मध्य सागर में। तो ग्रेनाड आपका स्थित है कैरिबियन सागर में, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो ग्रेनाड आपका कैरिबियन सागर में स्थित है, जो कैरिबियन सागर मतलब अटलांटिक महासागर। देखिए ऑप्शन में अगर कैरिबियन सागर दिया तो ठीक है, अटलांटिक महासागर दे देगा तो आप ये टिक करेंगे क्योंकि आपका कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ग्रेनाड के बारे में पूछता है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आप कहेंगे सेंट जॉर्ज, इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया।
तो एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्केल द्वारा या टेंसले द्वारा, किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? तो जो है ये बेनेट द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी संक्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संक्रमण वर्ड ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ईयर की बात करते हैं तो 1976 में जो है किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण से क्या मतलब है? जैसे मतलब मानव और उसके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन से है। तो मानव एवं उसके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों से है, इसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी संक्रमण। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण बोलिए, परिरक्षण बोलिए, संरक्षण बोलिए, बात एक ही है, अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986, 1974, 1981 या 1971? आंसर करेंगे सभी लोग। तो वर्ष 1986 में आप सभी लोग पता है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक पहले तो ये नोट कर लीजिए 1986 मैच द फॉलोइंग में भी ये आता है, ये आता है। दूसरा जो है आता है, क्या पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण, एक ये पूछा जाता है। तीनों आता है, तीनों मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, 3 4 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1972 में, 1972 में। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो ये आया 2002 में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून है, इलाहाबाद है, हैदराबाद या शिमला में है? बताइए सभी लोग। तो वन्य जैव विविधता संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ जो है संस्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। देहरादून अगर दिया है तो देहरादून में क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पे भारतीय वन्य जीव संस्थान है, यहाँ क्या है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है, पूछा जाता है प्रश्न ये। ठीक है, और एक पूछता है कोलकाता के बारे में। कोलकाता में क्या है? तो कोलकाता में है भारतीय, ये सब एज द फॉलोइंग में आ जाता है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्रश्न आएगा तो आप कहेंगे कि ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। देहरादून में क्या है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। कोलकाता में पूछ लेगा तो आप कहेंगे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र अवस्थित है, ये ध्यान देंगे। और देखिए भोपाल का पूछता है, यहाँ लिख देते हैं नीचे, भोपाल में क्या है? तो भोपाल में आप कहेंगे भारतीय वन प्रबंधन है, भारतीय वन प्रबंधन है। ये देखिए करा इसलिए रहे हैं क्योंकि सब आप लोगों के पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा एक पूछता है नागपुर में, नागपुर में क्या है? तो नागपुर में आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध जो है संस्थान है। इसके अलावा देखिए आपका देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान है और देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र भी है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे वन सर्वेक्षण केंद्र भी है, वन सर्वेक्षण देहरादून में है, केंद्र भी है यहाँ पे, भारतीय भी लिख देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र भी यहाँ पे है। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? स्वचालित वाहन, निर्गत
धूम, औद्योगिक चिमनी, खनन या आर्द्र भूमि। ठीक है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? ठीक है, मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत कौन सा है? तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत में धान के जो खेत होते हैं, कोयले के खदान, घरेलू पशुओं की जो जुगाली होती है, मानवीय स्रोत जैसे मान लीजिए हो गए आर्द्र भूमि हो गया, टुंड्रा प्रदेश हो गया, समुद्र जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं ये सब। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोतों की वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का जो है सर्वाधिक 76% भाग जो है वो आपका आर्द्र भूमि से ही मिलता है, उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि। और 76%, ठीक है, उत्सर्जन मीथेन का यहीं से आपको होता है, आर्द्र भूमि से, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ियां हैं, अमसूट चोटी है, सोनपुर पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां हैं। देखिए अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर आया था तो उसमें प्रश्न आया था कैमूर की पहाड़ियां कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका अमसूट चोटी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अमसूट चोटी। ठीक है, अमसूट चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका है शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है और ये सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर में। अच्छा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का अगर पूछेगा तो आप सोनपुर पहाड़ियाँ टिक करेंगे, ये हम कराए हैं आपके कल वाले प्रैक्टिस सेट में, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा है, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर है, सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा है। तो आप कहेंगे पटना पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह एटा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए सभी लोग? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसका क्षेत्र केवल 108 हेक्टेयर है, 108 हेक्टेयर क्षेत्र है इसका। आगे चलते हैं हम लोग। लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? प्रिंट हेड से गर्मी, लेजर बीम बनाता है, मैनुअल समायोजन बनाता है, स्याही का अनुप्रयोग। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में एक जो है फोटो कॉन्डिकल ड्रम होता है, सभी लोग पता है, जो घूमता रहता है। और यह ड्रम शुरुआत में एक समान चार्ज से अवशोषित किया जाता है और फिर एक लेजर बीम ड्रम पर उस स्थानों को डिस्चार्ज करता है जहां पर इमेज या टेक्सचर प्रिंट करना होता है। जो आप लोग प्रिंटर में डालेंगे तो जहाँ पे प्रिंट करना होता है तो उसी के ऊपर वो डिस्चार्ज करता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया से ड्रम पर एक विद्युत छवि जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनता है, जिससे टोनर आकर्षित करता है और बाद में यह टोनर जो है कागज पर स्थानांतरित और फ्यूज किया जाता है। जब फ्यूज होता है तो फ्यूज होने के बाद क्या होता है, इसलिए जो है उस पर प्रिंट हो जाता है। इसलिए घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण लेजर बीम द्वारा बनाया जाता है। तो जो चार्ज वितरण बनाया जाता है वो किसके द्वारा? तो लेजर बीम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? ओ संचालन के लिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना, अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम मेमोरी एलोकेशन का प्रबंधन करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। ओ सिस्टम का डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य यही है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दो चार प्रश्न थोड़े बेसिक बेसिक प्रश्न जो कुछ कंप्यूटर के हैं उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आजकल जो है देखिए अभी आपका एक नर्सिंग का पेपर हुआ, उसमें क्या था कि सिलेबस में मेंशन नहीं है कंप्यूटर, उसमें यूपी स्पेशल भी मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों से प्रश्न पूछ लिए गए, क्योंकि आजकल आप लोगों को जो काम करने हैं और लोग कंप्यूटर मोबाइल पे ही काम करने हैं, चाहे आप एसआई बनेंगे चाहे आप कांस्टेबल बनेंगे, तो कुछ आयोग जो है क्या कर दे कोई नहीं जानता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस उत्पादक के लिए फेमस है? गुड़ है, शहद है, शुद्ध देसी घी है या हींग है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा शुद्ध देसी घी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध देसी घी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है, ये शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, अगर मंडल पूछ ले तो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो गुड़ देखिए दिया हुआ है, तो गुड़ के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो गुड़ खाने के लिए चलिए अयोध्या जी चलते हैं। ठीक है, अयोध्या जी। और इसके अलावा जो है आपका हींग का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए?
तो हींग के लिए आप चलेंगे, कहाँ जाएंगे, तो हींग के लिए हाथरस, हा से हींग, हा से हाथरस, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, मंसूपुर और नवाबगंज में, नोएडा और साहिबाबाद में, चरक और डल्ला में, बरेली और रामपुर में। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने जो है सोनभद्र जिले में है, ठीक है। तो देखिए जो फैक्ट्रियां हैं कहाँ स्थित हैं, तो देखिए पहले बात है जान लीजिए, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र से प्रश्न इधर आयोग लगातार सब आयोग पूछ रहा है, सोनभद्र के बारे में जाने रहिएगा, ठीक है। और अभी पीछे भी प्रश्न कराए हैं सोनभद्र से, तो सोनभद्र में एक चर्क और डल्ला जगह है, ठीक है, यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ स्थित हैं, चुर्क और डल्ला, ठीक है। छोटा ऊ का मात्रा रहेगा यहाँ पे, चुर्क है ये, ठीक है, कर लीजिएगा सही। तो चुर्क और डल्ला, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की औषधि है, इसके कारण जो है वहाँ पे जो है 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने की स्थापना हुई थी। तो चुर्क में अगर पूछ लेगा तो चुर्क में आप ध्यान रखेंगे 1956 में स्थापना हुई, और डल्ला में अगर पूछ लेगा तो 1971 में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, दोनों जगह, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी, टोटल प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।